Hello friends, a very good evening. Welcome to Olive Board. My name is Lakshmi and I'll be taking your PIB session. So as far as this session is concerned, हम PIB में we'll try कि हम PIB को 360 degree से cover करें. We'll be covering our current affairs, schemes and reports as well. सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहली न्यूज़ which is about National Sports Day 2023. As far as this news is concerned, definitely for sure ये phase 2 में तो नहीं आएगी. This will form a part of phase 1. So दिस तो यू बाय नाउ आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कौन सी स्कीम फेज 2 के लिए इंपॉर्टेंट है. ये नहीं है, इसमें फेज 1 में ही पूछी जाएगी. और पूछा क्या जा सकता है, 12th नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया गया है? 29th ऑफ अगस्त को. ऑल्सो इट इज टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद. सो ही इज द वन जिनका बर्थडे होता है और ये हॉकी के लेजेंड है, हमें पता ही है. ऑल्सो इनके बर्थडे को ही हम लोग एज नेशनल स्पोर्ट्स डे वी सेलिब्रेट. अगर मैं एक रिसेंट का सवाल पूछूं, नेशनल स्पेस डे, सॉरी नेशनल स्पेस, ओके एक सेकेंड, नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाएगा? तो प्लीज़ जिसको भी पता हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अबाउट नेशनल स्पेस डे. अभी लेट्स कम बैक टू दिस न्यूज़. तो 29th ऑफ अगस्त यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट. अगर फेज़ 1 के लिए यू नीड टू रिमेंबर. ऑल्सो द फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स डे वॉज सेलिब्रेटेड इन 2012. अगर मैं थीम की बात करूं, दिस ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर. थीम थी स्पोर्ट्स आर एन एनेबलर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी. अनदर थिंग इज मेजर ध्यानचंद के नाम से there are 2 awards. One is मेजर ध्यानचंद खेल रत्न award which is for highest sporting honor of India, and मेजर ध्यानचंद award which is the highest award for lifetime achievement in sports. So these are the 2 awards that are given under his name. So like a question for you all, when is National Sports Day celebrated? Take a pause and try to answer the question. So this day is celebrated on 29th of August. Option A is correct. Next thing, India Smart City Award Contest 2022. This is very important. Phase 1 के लिए भी और Phase 2 के लिए भी. Phase 1 में हो सकता है कोई सिंगल लाइनर, वन लाइनर क्वेश्चन आ जाए. वैसे तो आजकल Phase 1 में भी आपको मल्टीपल लाइन्स क्वेश्चन दिखते हैं, बट Phase 2 के लिए दिस इज इम्पॉर्टेंट, आ सकता है इसमें से क्वेश्चन. सो सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं, ये जो अवार्ड्स हैं ये किसने ऑर्गेनाइज किए थे, ये किसने दिए थे? इट वाज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. तो एक फैक्ट तो यहीं पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है इन दिस. इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. एंड इफ आई वांट टू टेल यू कि किस मिशन के अंदर ऑर्गेनाइज किए गए थे, विच इज स्मार्ट सिटी मिशन. तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर दीज अवार्ड्स वर ऑर्गेनाइज्ड. इफ आई वांट टू टेल यू फर्दर कि इसके अंदर कितनी डिविजन्स हैं, मतलब कितने लेवल पे अवार्ड दिया गया, तो देयर वर 66 विनर्स इन वेरियस कैटेगरीज. सो देयर वर वेरियस कैटेगरीज. अभी हम आगे देखेंगे व्हाट ऑल कैटेगरीज इट हैज़, बट कितनी टोटल कितनी कैटेगरीज थी? इट वाज 66. Another thing is this the first edition of these awards? No, already 3 editions have taken place in 2018, 19, 20 and the 4th edition. This is the 4th edition in 2022 which was organized during Smart City Smart Urbanization event in सूरत गुजरात. तो ये जो इवेंट था इसको स्टार्ट कहाँ किया गया था? इन सूरत गुजरात अंडर स्मार्ट सिटी स्मार्ट अर्बनाइजेशन इवेंट. सो दिस इज द अवार्ड नेम. मैंने जैसे बताया ना, 66 विनर्स अवार्ड को अवार्ड दिया गया अंडर वेरियस कैटेगरीज. सो द फर्स्ट, वैसे तो इसके अंदर देखो बहुत सारी कैटेगरीज है, हमें सब कुछ याद नहीं करना है. आई हैव ट्राइड कि उस न्यूज़ आर्टिकल में से सिर्फ वो कैटेगरीज यहाँ पे जॉट डाउन कर दूँ जो आपको याद करनी है या पेपर में आ सकती है. तो द फर्स्ट थिंग इज नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड. इस अवार्ड के जो विनर थे, नंबर 1 पे वॉज इंदौर, अनदर वन वॉज सूरत एंड अनदर वन वॉज आगरा. यू नीड टू रिमेंबर ऑल 3. अगर यूनियन टेरिटरी में बात करूँ तो चंडीगढ़ वॉज एट नंबर 1. और अगर मैं स्टेट, पूरे के पूरे स्टेट की बात करूँ, देन इन स्टेट मध्य प्रदेश. तो इंदौर इज ऑल्सो इन मध्य प्रदेश. तो इससे आप लिंक करके याद कर सकते हो दैट मध्य प्रदेश कम्स एट नंबर 1, देन तमिलनाडु, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश. यू नीड टू रिमेंबर देम ऑल. अब अगर मैं बाकी सब कैटेगरीज में बात करूँ
तो बिल्ट एनवायरमेंट में कोयम्बतूर वन द प्राइज, for culture and integrated command and control center Ahmedabad won the prize, for economy it was Jabalpur and for governance and mobility it was चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ को 2 लेवल पे अवार्ड मिला है, एक तो यूटी कैटेगरी में भी अवार्ड मिला है चंडीगढ़ को, एंड द नेक्स्ट थिंग इज इन गवर्नेंस एंड मोबिलिटी एज वेल। नाउ द नेक्स्ट थिंग, सैनिटेशन में इंदौर को, तो इंदौर को भी 2 जगह पे 2 कैटेगरीज में अवार्ड मिला है, वन इज नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड एंड द अदर वन इज अंडर द सैनिटेशन वाटर एंड अर्बन एनवायरनमेंट। नेक्स्ट थिंग इज वडोदरा को सोशल एस्पेक्ट्स में, हुबली धारवाड़ फॉर द इनोवेटिव आइडिया कैटेगरी एंड सूरत फॉर कोविड इनोवेशन कैटेगरी। इसमें से आई फील कि ये सारी कैटेगरीज हैं, एक बार इन्हें रीड कर लेना, ट्राई करना 2 से 3 बार इनको रीड करके जितना भी याद हो सके, बट डेफिनेटली इस स्लाइड पे तो जो भी कुछ है ट्राई टू लर्न देम ऑल, बार बार पढ़ोगे तो याद हो ही जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग, ये जो अवार्ड्स थे एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर थे, तो अब हम इस मिशन के बारे में देख लेते हैं। एक तो स्मार्ट सिटी मिशन किसकी स्कीम है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की ही स्कीम है। अनदर थिंग इज ये किस तरह की स्कीम है, इसके अंदर बजट की एलोकेशन किस तरह से है, तो दैट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स, 2 तरह की स्कीम्स होती हैं, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जब हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करते हैं तो पूरा का पूरा जो फंडिंग का कंट्रीब्यूशन आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, मतलब 100% फंडिंग इज गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बट व्हेन आई टॉक अबाउट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, देन द सेंटर एंड स्टेट कंट्रीब्यूट इन द रेशो 60:40। तो मतलब सेंटर का कंट्रीब्यूशन 60 रहेगा एंड द स्टेट का कंट्रीब्यूशन इट विल बी 40%। ये कंट्रीब्यूशन समटाइम्स कुछ स्कीम्स में आजकल चेंज भी हो रहा है, बट नेवरदलेस इफ आई टॉक अबाउट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम यू कैन फेयरली गेट एन आइडिया कि सेंटर का कंट्रीब्यूशन इतना होगा, स्टेट का इतना होगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग, लॉन्च ईयर हर एक स्कीम का इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली इस स्कीम के लिए भी लॉन्च ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लॉन्च ईयर ऑफ द स्कीम इज जून 2015। इसके आगे मैं एम की बात करूं तो स्मार्ट सिटी मिशन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है व्हाट इज स्मार्ट सिटी मिशन, दैट सिटीज को स्मार्ट बनाना है। अब स्मार्ट सिटी का क्या मतलब है कि ऐसी सिटीज जिनके अंदर बेस्ट से बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनके अंदर बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज अवेलेबल कराई जा सके, दैट इज़ व्हाट यू कॉल इट एज स्मार्ट सिटीज़। पार्क्स अच्छे से होने चाहिए और ट्रैवलिंग के लिए अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए, वाटर सैनिटेशन इन सब की कोई इशू नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली अवेलेबल होनी चाहिए, गार्बेज का जो डंपिंग ग्राउंड है दैट शुड ऑल्सो बी अवेलेबल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कितनी सिटीज़ हैं इस मिशन में, इट इज़ 100 cities. So how many cities are there in this mission? There are 100 cities. Now इसके बाद में अगर मैं बात करूं इसका एम क्या है, तो बेसिकली हमें ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है या फिर ऐसा क्लीन सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाना है इन 100 cities में दैट ये स्मार्ट सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कर सके। बाय दिस आई मीन इस तरह का एनवायरनमेंट हो जो कि सस्टेनेबल हो, बिकॉज यू नो कि आजकल अर्बनाइजेशन बहुत बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजिंग, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग जो हैं वो इस तरह से अर्बनाइजेशन की तरफ जाएं कि वो सस्टेनेबल हो। देयरफॉर स्मार्ट सिटी मिशन वाज लॉन्च्ड कि अर्बनाइजेशन मतलब ऐसे ही ना हो कि कुछ प्लान नहीं है, अनप्लान्ड है। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की वजह से एज वी हैव सीन इन मेनी पार्ट्स ऑफ दिल्ली, सीवेज का बहुत बड़ा इशू है, वाटर का बहुत बड़ा इशू है, क्लेनलीनेस का बहुत इशू है। सो दैट्स वाई हम चाह रहे हैं कि आगे जितना भी अर्बनाइजेशन हो दैट शुड बी इन अ स्मार्ट वे, अनप्लान्ड हो, ताकि अच्छे से वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई जा सके। सो दिस इज़ व्हाट द एम ऑफ द स्कीम इज़। एज फार एज दिस स्कीम इज़ कंसर्न, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर phase 1 as well as phase 2. Now the next thing, if I tell you more about this कि इसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है, इस स्कीम में क्या क्या चीज़ें करेंगे। सो इसमें एरिया बेस्ड अप्रोच है, एक स्पेसिफिक एरिया को मार्क करते हैं, एक स्पेसिफिक सिटी को मार्क करते हैं एंड देन दे ट्राई टू इम्प्रूव इट। व्हाट दे ट्राई टू इम्प्रूव, तो अगर कोई ऑलरेडी चीज़ बनी हुई है तो उसको रेट्रोफिट करते हैं, सो दैट अगर उसमें कुछ भी खराबी है, मान लो वहाँ पे सीवेज की फैसिलिटी नहीं है तो कोशिश करते हैं, या फिर बेकार है सीवेज की फैसिलिटी तो उसको इम्प्रूव कर सके, दैट इज़ व्हाट इज़ सिटी इम्प्रूवमेंट। देन सिटी रिन्यूअल, अगर नहीं हो सकता तो मान लो कोई कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई स्कूल की बिल्डिंग है जो अभी उसको रेट्रोफिट करके उसे ठीक करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, देन व्हाट दे विल डू, दे विल ट्राई टू रीडेवलप, उसे तोड़ के दोबारा बनाएंगे। अदरवाइज सिटी एक्सटेंशन, ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट, कोशिश करेंगे कि सिटी का एक्सटेंशन करें एंड ग्रीन फील्ड, बहुत ज़्यादा पार्क्स लगाएं, पेड़ पौधे उगाएं, दैट इज़ व्हाट इज़ सिटी एक्सटेंशन। नेक्स्ट,
Key focus areas in this scheme includes construction of walkways, pedestrian crossings, cycling tracks, efficient waste management system, integrated and traffic management and assessment. So इस जो पर्टिकुलर स्कीम है इसका इसमें अगर मैं बोलूँ कि क्या की फोकस एरियाज़ है तो दीज आर द फोकस एरियाज़. आई थिंक अगर इस तरह की स्कीम आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आएगी तो डेफिनेटली आप इन सब चीज़ों को तो पहचान ही लोगे, बट क्या चीज़ नहीं पहचान पाओगे, दैट इज़ योर लॉन्च ईयर. ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा. द मिनिस्ट्री भी आई फील कि स्मार्ट सिटी मिशन, सिटीज़ आर इन्वॉल्व, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स होगी. दिस ऑल्सो यू कैन फेयरली गेस. 100 cities, वेरी इजी टू रिमेंबर. सो ऑल इन ऑल इस अवार्ड से या इस कॉन्टेस्ट से आपको क्या याद रखना है, तो सिर्फ वो स्टेट्स के नाम दैट वर इन न्यूज़. Now the next thing, with the respect of Indian Smart Cities Award Contest 2022, consider the following statements. So these are the 4 statements. Please try to attempt the question. I am giving you 30 seconds time. Please attempt the question. So the scheme was organized by Ministry of Housing and Urban Affairs. Is this right? The contest was organized. So yes, this is right. The scheme Smart City Mission is also of Ministry of Housing and Urban Affairs. Next thing, it is the 10th edition of this awards, which was launched in April 2022. ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है. अप्रैल 2022 में कोई चीज़ अगर लॉन्च हुई थी तो 10th एडिशन तो सॉरी 10th एडिशन तो नहीं है. This is the 4th edition, and the 4th edition was launched in April 2022. So this statement is incorrect. Another thing, the award are organized under Smart City Mission. Is this right? Yes, this is very much right. Very easy statement. Agra bagged first prize in National Smart City Award. Is this right? Did Agra bagged the first prize in National Smart City Award? Is that true? No, this is not true. It was Indore that that one. So what which are the 2 statements that are correct? It is 1 and 3. I'm so sorry, यहाँ पे थोड़ा सा correction कर लेना. This is not 2, this is 3. So 1 and 3 option is correct. Similarly you can correct this. Okay, rather than correcting this, do one thing, इसमें से इसको हटा देते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से 1 and 3 options are correct and 2nd and 4th are incorrect. इस तरह के क्वेश्चंस you will find in phase 1 as well as in your phase 2. Now, moving ahead. Warship Mahendragiri was in news. If I talk about Mahendragiri, can somebody tell me कि Mahendragiri गिरी से एक चीज़ समझ में आती है, गिरी is mountain. तो ये mountain कहाँ है? Can somebody tell Mahendragiri, this mountain, where is this mountain? It is located in Eastern Ghats. Where is this mountain? This is in Eastern Ghats. If I talk about this warship, तो ये warship अभी recent में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़ ने इनॉग्रेट किया है इस warship को. So this warship has officially entered Indian Navy fleet. इंडियन नेवी में इसको एंट्री मिल गई है इस warship को. warship का नाम है महेंद्रगिरी. So this is built by Mazagon Dockyard Shipbuilders Limited, MDL. Important to be remembered कि किसने बनाई है. Another thing is Mahendragiri is the 7th stealth flight under Project 17A of Indian Navy. तो Project 17A किसका है? Indian Navy का है, Air Force और Army का नहीं. It is of Indian Navy. Another thing is and the 4th constructed by MDL. So basically Project 17A की अगर मैं बात करूँ तो Project 17A के अंदर 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थी. एक थी MDL और एक थी GRSE. MDL को 4 फ्लीट बनाने का ऑर्डर मिला था और GRSE को 3. तो MDL की जो ये है महेंद्रगिरी, दिस इज इट्स 4th कंस्ट्रक्शन विच हैज़ एंटर्ड इंडियन नेवी. सो दिस इज व्हाट प्रोजेक्ट 17A इज. सो बेसिकली प्रोजेक्ट 17A किस लिए ऑर्गेनाइज किया था? इस प्रोजेक्ट के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट वांटेड इंडिजिनाइजेशन ऑफ शिप दैट आर बीइंग इंडक्टेड इन इंडियन नेवी. तो वो चाहते थे कि हम इंपोर्ट ना करें
इंडिया खुद से कंस्ट्रक्ट करे, दैट्स वाई दिस प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड विच इज़ प्रोजेक्ट 17A. आई होप आई एम प्रिटी क्लियर. और अभी तक जो भी मैंने बताया आपको याद हुआ ही होगा. वॉरशिप महेंद्रगिरी इज़ आफ्टर अ नेम ऑफ द माउंटेन विच इज़ एट ईस्टर्न घाट्स. इट इज़ डेवलप्ड बाय Mazagon Dockyard Ship Private Limited. It is 7th stealth flight, क्योंकि 7th 4 MDL को मिली थी और 3 GRC को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मिली थी. तो ये MDL की चौथी 4th कंस्ट्रक्शन होगी और जो कि इंडियन नेवी में एंटर की है. सो नाउ सॉरी, Mahendragiri warship is built by which of the following is the one who has created Mahendragiri warship? So which is the one, A, B, C, D or E? Very easy question, I have discussed this multiple times. So the correct option is D, which is Mazagon Dockyard Shipbuilders Limited. Now the next thing, Global India AI 2023. So if I talk about Global India AI 2023, what is this? AI. What is AI? AI is nothing but artificial intelligence. It is artificial intelligence. So what is AI? AI is artificial intelligence. Global India Artificial Intelligence 2023. It is an event. ये first edition है इस event का, which is hosted by India. तो इसलिए ये important है because एक तो ये first edition है, दूसरा it is being hosted by India. That's why this event is important. And if I tell you कि कब होगा, तो this will happen in October. So definitely October में जब ये news दोबारा आएगी, तो we'll discuss again कि इस event का क्या conclusion रहा. बट अभी के लिए इफ आई वांट टू टेल यू कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको ऑर्गेनाइज करा रही है, देन इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. मीटी इज़ द वन. ओके, इफ आई वांट टू टेल यू कि आजकल एआई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बेसिकली आपको एआई के ऊपर एक ऐसे भी आ सकता है. सो ना, ये जितने भी आपके फैक्ट्स हैं, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ना है, पर इन सब तरह के फैक्ट्स अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो हो सकता है एग्जाम के टाइम पे आपको ये फैक्ट क्लिक करे और आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने किसी एसे राइटिंग में कि हाउ इज़ इंडिया प्रमोटिंग एआई. इंडिया इज़ प्रमोटिंग एआई बाय हैविंग एन इवेंट लाइक दीज ग्लोबल इंडिया एआई 2023. एंड ऑल्सो इंडिया के पास बहुत सारे मिशन हैं विच आर स्पेसिफिक टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो ऑल दीज थिंग्स डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो सकती है, बट ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने पढ़ रखा है तो इट विल बी अ वेस्ट. एंड ऑब्वियसली अगर जहाँ पे भी इंडिया इन्वॉल्व है, ज़रूरी नहीं कि एग्जाम के हिसाब से ही आप उसको याद करो, आपको उसको वैसे भी याद रखना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट थिंग, सो विच मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग ग्लोबल इंडिया AI 2023? इफ आई आस्क यू अबाउट द मिनिस्ट्री, कैन यू प्लीज गेस? अगर तो ये न्यूज़ पढ़ी होगी और एग्जाम में आ जाएगी तो आप पक्का मीटी को क्लिक मीटी आपको समझ में आ ही जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. देखो, अगर नहीं पढ़ी होगी तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड इन बोथ द मिनिस्ट्रीज. ऐसा भी हो सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ऐसा भी हो सकता है इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो. दैट्स वाई एक बार अगर आपने ये बस सुन भी लिया है तो आई फील ये आपको एग्जाम पॉइंट पे याद रहेगा दैट ग्लोबल इंडिया AI किसने ऑर्गेनाइज करना है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर E. The last news of today, it is Kolkata Metro Railway is set to become member of elite club of London, Moscow, Berlin, Munich and Istanbul Metro. So these are the 4-5 metro जिसके अंदर Kolkata Metro will enter. The elite club it will enter because Kolkata Metro is planning कि जितने भी उसके स्टील के रेल कोचेज़ हैं that वो उसको चेंज करके कॉम्पोजिट एल्यूमिनियम की थर्ड रेल बना दे. वाई आर दे फोकसिंग ऑन एल्यूमिनियम? देखो, एल्यूमिनियम स्टील से हल्का होता है, इट इज़ लाइटर, और अगर कोई भी चीज़ हल्की होगी तो उसको चलाने में, उसको यूज़ करने में या उसके अंदर कम फोर्स लगेगा, कम पावर लगेगी. तो क्या क्या चीज़ें होगा? एक तो एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी, बढ़ेगी. दूसरी चीज़, क्या ये लाइटर है इसका मतलब ये है कि स्टर्डियर नहीं है? नहीं. एल्यूमिनियम इज़ ऑल्सो वेरी स्टर्डी. आप उससे जो भी कंस्ट्रक्ट करेंगे इट विल बी वेरी लाइफ लॉन्ग. ऐसा नहीं है कि वो रस्टिंग होकर ख़राब हो सकता है. जैसे स्टील में अगर कभी कभी कॉम्पोजिशन में गलती रह जाए तो हो सकता है स्टील में भी रस्टिंग होनी शुरू हो जाए, बट एल्यूमिनियम में रस्टिंग नहीं होती, तो इसलिए इसकी लाइफ जो होती है वो ज़्यादा होती है. फर्स्ट टाइम के लिए कॉस्टली हो सकता है, बट लाइफ टाइम इसका ज़्यादा है, लाइफ लॉन्ग है, और इसको कम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है. तो अगर आप कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो देखो तो वो लगभग दोनों का सेम निकल के आता है. तो ये लाइटर है, इसलिए एनर्जी एफिशिएंट भी होगा.
तो इससे क्या होगा, कम फ्यूल का यूसेज होगा, है ना, और जल्दी चल पाएगी मेट्रो रेल, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर वो हल्की होगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर आप कोई भी भारी बॉल को आगे धकेलो और कोई हल्की को धकेलो तो ऑब्वियसली हल्की दूर तक जाएगी ना, सेम वे इसमें वही प्रिंसिपल लगेगा। सो इफ आई वांट टू टेल यू अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ एल्यूमिनियम कंपोजिट थर्ड रेल ओवर द स्टील, तो स्टील से जो एल्यूमिनियम है उसका क्या एडवांटेज है, तो सबसे पहली चीज़ है कि एक तो रेजिस्टिव लॉसेस को कम करता है, बिकॉज हल्का है ना, तो लॉस करंट जो लॉस होता है, जो एक्स्ट्रा फ्यूल कंज्यूम हो जाता है जस्ट बिकॉज वो जो मशीन है या फिर वो जो स्टील का कोच है वो बहुत भारी है, वो कम हो जाएगा। फास्टर एक्सेलरेशन, अगर कोई भी हल्की बॉल है उसको हल्का सा भी पुश दोगे तो वो फास्टर आगे जाएगी। सिमिलर वे में अगर कोई हल्का कोच बनेगा रेल का तो वो आराम से एक्सेलरेट हो सकता है, आराम से उसकी स्पीड बढ़ाई जा सकती है। दैट इज़ व्हाट फास्टर एक्सेलरेशन मीन्स। अनदर थिंग इज, जैसे मैंने आपको बताया, लाइफ साइकिल कॉस्ट इसकी काफ़ी कम है। हो सकता है शुरू में ज़्यादा कॉस्ट का पड़े, बट इसमें रस्टिंग नहीं होगी, इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। दैट्स वाई कोलकाता मेट्रो इज प्लानिंग कि वो एल्यूमिनियम के कोचेस लेकर आए। नेक्स्ट थिंग, इम्प्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी ऑफ ट्रेन ऑपरेशंस, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, क्योंकि फ्यूल कम लगेगा, तो दैट्स वाई दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अनदर थिंग इज एनर्जी एफिशिएंट होगी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इसकी वजह से आप कार्बन फुटप्रिंट को भी रिड्यूस कर सकते हो, इट कैन रिड्यूस योर कार्बन फुटप्रिंट। सो आज के लिए बस इतना ही। आज पीआईबी में बहुत कम न्यूज़ थी, सो दैट्स वाई जस्ट इतना ही हो पाया। अगर मैं आगे की बात करूं, देन आरबीआई ग्रेड बी 2024 के लिए वी हैव अ पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम। इसके लिए यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आप चाहो तो ऑलिव वुड की टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। द अदर थिंग इज योर नाबार्ड ग्रेड ए 2023, इसके लिए भी वी आर रनिंग अ पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम। सो इफ़ यू वांट एनी हेल्प यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम। अगर इस सेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि कोई चेंजेस होने चाहिए इस सेशन में, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट 96657657। प्लीज़ डायरेक्टली कॉल मत करना, ड्रॉप मी अ मैसेज, आई विल कॉल यू व्हेन एवर आई एम फ्री। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि सेशंस में कुछ भी चेंजेस लाए जाएं या कुछ भी क्वेश्चंस में चेंजेस लाए जाए, यू कैन डेफिनेटली टेल मी। दैट्स ऑल, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम दोबारा से मिलेंगे एट 7 ओनली। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।